हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। और ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है ये है भारतीय लोगों की अपनी नागरिकता छोड़ने के बारे में। जी हाँ, 6 लाख से भी अधिक यानी 6 लाख से भी अधिक इंडियन लोगों ने अपना जो है सिटीजनशिप त्याग दिया है। तो क्या है रीजंस, क्यों पार्लियामेंट में इसके कारण हुए क्राई मचा, और क्या रीजंस हैं जिसके कारण 6 लाख से अधिक भारतीय लोगों ने अपनी नागरिकता को त्याग दिया। क्या ये त्यागने की प्रक्रिया एक दिन में हुई, एक साल में हुई, एक महीने में हुई, क्या कारण है, इसे भी जानेंगे। और हमारे संविधान के द्वारा क्या प्रोसेस है सिटीजनशिप लेने के और सिटीजनशिप त्यागने के, और अभी तक क्या क्या प्रावधान हमारी पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया है नागरिकता के विषय में। तो इन सभी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल से। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि 6 लाख इंडियन जब रिनाउंस कर देते हैं अपने सिटीजनशिप को, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है किसी भी देश के लिए। और ये इन्फॉर्मेशन हमें गैदर हुई हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा। तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने ये बताया कि 5 साल में लगातार, पास्ट 5 ईयर में, लगातार पिछले 5 वर्षों में 6 लाख से अधिक भारतीय भारतीय जो लोग हैं उन्होंने अपनी नागरिकता को त्याग दिया है। 2017 से ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई है और 2021 तक हम देख सकते हैं कि टोटल अगर ओवरऑल सम लिया जाए तो ये 6 लाख हो जाती है। सबसे कम अगर हम बात करें, सबसे कम जहाँ पे जो भारतीय लोग हैं अपनी नागरिकता को त्यागने की जो प्रोसेस चल रही थी लगातार 2017 से, ये सबसे कम 2020 में दिखाई देती है। केवल 85,000 जो है, 85,000 जो है, 248 इंडियन ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नागरिकता त्यागी। अदरवाइज आप देखोगे 2017 से लगभग ये सभी जो है 1 लाख में आपको दिखाई देंगे। सबसे अधिक जो है 2019 में लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़ी थी, जो कि 1,44,000 जो है 17। ये एक इम्पॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं हमारे यहाँ सिटीजनशिप के बारे में। देखो, वैसे तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट के अंदर जो है ये बात, चूंकि पूरी की पूरी प्रोसेस पार्लियामेंट में स्टार्ट हुई, डिस्कशन हुई, तो हम भी आज पार्लियामेंट के प्रोसेस को फॉलो करते हुए ही सारे डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। पार्लियामेंट्री प्रोसेस क्या है, नागरिकता के बारे में, ये सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें तो ये नागरिकता जो है हमारे यूनियन लिस्ट में आती है। सबसे पहली चीज़ हमें ये नोटिस करना है कि सिटीजनशिप यानी नागरिकता जो है हमारी स्टेट लिस्ट में नहीं, कंकरेंट लिस्ट में नहीं, बल्कि यूनियन लिस्ट में आती है। यानी इस पे कानून बनाने का अधिकार मात्र और मात्र केंद्र सरकार को है। बात करें हमारे संविधान में, वैसे तो जो टर्म है सिटीजन्स, इसे डिफाइन नहीं किया गया है, पॉइंट टू बी नोटेड। सिटीजन्स जो शब्द है इसे डिफाइन नहीं करती हमारी संविधान, लेकिन नागरिकता के विषय में कानून और नागरिक कौन होंगे एज इट इज ये डिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल 5 से 11 में। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे किस तरीके से हमारे यहाँ जो नागरिकता अधिनियम है आर्टिकल 5 से 11 ये कब और कैसे लागू है, ये हम देख लेते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि हमारा संविधान जो है पूरे भारत में 1950 से लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 से। लेकिन हमारी संविधान जब बन के रेडी हो गई थी 26 नवंबर 1949 से ही, तो कुछ प्रावधान ऐसे थे जो तत्काल ही इम्प्लीमेंट किए गए थे, यानी 1949 में ही इम्प्लीमेंट किए गए थे, और रेस्ट पूरे संविधान को जो है 1950 से लागू किया गया था। तो नागरिकता का जो कानून है, नागरिकता के संदर्भ में जो कानून बनाई गई थी वो 1949 से ही इम्प्लीमेंट की गई थी। रेदर पूरा संविधान हमारा 1950 में लागू हुआ था। चलिए बात कर लेते हैं आर्टिकल 5, 6 और 8, 9, 11 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो 5 to 11 है, लेकिन हम यहाँ पे उन्हीं प्रोविजनों को डिस्कस करेंगे जिनसे हमारे इस आर्टिकल को हम पूर्णतः समझ पाएं। तो आर्टिकल 5 हमारा सिटीजनशिप की बात करता है और ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो कि भारत में जन्म लिया हो, जिसकी जो है जन्म भारत में हुई हो, या उसके पास डोमिसाइल हो कि वो भारत में जन्मा है, ठीक है, वो भारतीय नागरिक है। ऐसा कोई भी पर्सन जिनके पास डोमिसाइल तो नहीं है बट वो नागरिक हैं, भारत में उनका जन्म हुआ है, या उनके माता पिता में से किसी एक का जन्म जो है, माने कोई एक जो है भारतीय है, तो वो भारत के नागरिक हैं। आर्टिकल 5 ऐसा कहता है। आर्टिकल 5 ये भी कहता है कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति या कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन, कोई भी ऑर्डिनरी सिटीजन जो भारत में आए और यहाँ पे 5 साल से अधिक तक
किसी भी प्रांत में रह ले तो वो नागरिकता का अधिकारी हो जाता है, वो अप्लाई कर सकता है, ये अप्लाई कर सकता है, याद रखिए, अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 5 साल से अधिक रह गए तो नागरिक हो गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस बात को मैं यहाँ इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि आगे इस पे चर्चा करेंगे, आगे ऐसे पॉइंट आपको मिलेंगे। आर्टिकल 6 हमारा कहता है कि जो इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस है ना, पार्टीशन हमारा हुआ था, भारत पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था, तो पार्टीशन के टाइम पीरियड में अगर जिन्होंने जो है 19 जुलाई 1949 से पहले है ना भारत से माइग्रेट कर गए, समझ गए, मतलब कहीं से भी थे वो, जैसे हुआ था आज़ादी के टाइम में, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में चले गए थे, फिर पुनः वो रिटर्न आए, कुछ लोग वहाँ पे रहते थे तो रिटर्न वो आए, और जहाँ कहीं से भी, तो ये हमारे आर्टिकल 6 के द्वारा ये बताया गया है कि 19 जुलाई 1949 से पहले जो भी भारतीय भारत में माइग्रेट करके आ गए भारत के अंदर, वो भारत के नागरिक हैं। उनके पेरेंट्स या उनके कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स अगर भारत में जन्म लिए हैं तो वो भारत की नागरिकता के पूर्णतः अधिकारी हैं। चलिए, अब यहाँ पे हम देखेंगे आर्टिकल 7 क्या कहता है। आर्टिकल 7 जो है यहाँ पे कहता है कि मार्च 1 1947 अगर कोई पर्सन पाकिस्तान से माइग्रेट करके आता है 1 मार्च 1947 के बाद, 1947 के बाद, तो उसे जो है अगर हम बात करें सिटीजनशिप देने की, तो सिटीजनशिप देने के लिए उन्हें जो है प्रावधान है, उन्हें प्रावधान है कि वो सिटीजनशिप ग्रहण कर सकते 1 मार्च 1947 के बाद अगर वो आते हैं तो। और ऐसे पर्सन जो पाकिस्तान में रह गए हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें जाना चाहिए इंडिया, तो ये कानून आर्टिकल 7 उनके लिए भी सहानुभूति रखता है, उनके लिए भी जो है काफ़ी सिंपैथिक रखता है कि वो चाहे तो इंडिया रिटर्न आ सकते हैं अगर वो जल्द ही प्रयास कर रहे हैं रिटर्न होने की। चलिए, आर्टिकल 8 कहता है एनी पर्सन जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, बाहर रिसाइड करते हैं, बाहर रहते हैं, है ना, या उनके माता पिता या उनके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी भारतीय, कोई भी जो है वो भारत के नागरिक रहे हों, या जो है उनके पास किसी भी तरह का इंडियन डोमिसाइल हो, तो वो भारत के नागरिक होने की दावेदारी करते हैं। तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8 भारत के नागरिक होने की विभिन्न विभिन्न प्रकरणों को बताता है कि इस कंडीशन पे आप भारत के नागरिक हो सकते हैं। चलिए, आर्टिकल 11 कुछ विशेष है। आर्टिकल 11 कहता है क्या कि हमारी संसद को ये पूर्णतः अधिकार है कि वो किसी भी सिटीजनशिप प्रोग्राम को, प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो रद्द कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। यानी पूर्णतः आर्टिकल 11 के द्वारा जो हमारी विधानसभा, जो हमारी पार्लियामेंट है, यानी हमारा जो लोकसभा है, राज्यसभा है, पूरी तरह से पार्लियामेंट जो हमारी है, उनको ये पूरा अधिकार है कि वो नागरिकता के खिलाफ कानून बना सकते हैं, नागरिकों के खिलाफ कानून बना सकते हैं। तो हमारी सरकार जो भी लॉज लेकर के आती है पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, अगर नागरिकता से संबंधित, तो वो आर्टिकल 11 के तहत ही इम्पावर्ड है। अभी तक कितने कानून आ चुके हैं सिटीजनशिप को लेकर के, तो हम देखेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है पहली बार पास हुआ था, ये पहला हमारा नागरिकता के लिए कानून। बाद में इसमें कई अमेंडमेंट हुए हैं, जैसे 1986 में अमेंडमेंट पहला, दूसरा 2003 में, 5 में और 15 में। अभी रिसेंटली 2019 में भी इसमें कुछ प्रावधान ऐड किए गए हैं, डिस्कस करेंगे। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे संविधान में जो अमेंडमेंट हुए हैं, इन सारे अमेंडमेंट के पीछे क्या कारण थे, क्या फॉरेन का कुछ बर्डन, कुछ फॉरेन एक्ट या कुछ हमारी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट या अदर इंटरनल सिक्योरिटी के पार्ट क्या कुछ इन्वॉल्व थे, जिसके कारण हमें सिटीजनशिप एक्ट में जो है लगातार 4 बार और 2019 मिला के 5 बार में जो है अमेंडमेंट करना पड़ेगा। यानी 5 अमेंडमेंट हमने कर डाले हैं, तो कोई तो कारण होगा। पहले अमेंडमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 1986 में जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ है, वो आप देख सकते हो यहाँ पे
ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमारे इंडिया के अंदर ओरिजिनल सिटीजनशिप एक्ट में पहली बार जो है हम कह सकते हैं 1986 में ये अमेंडमेंट डाला गया, जिसमें ये डिफाइन की जाती थी कि कोई भी भारतीय व्यक्ति भारत का नागरिक होगा बिना किसी पेपर के, अगर उसका जन्म जो है भारत की भूमि पर हुआ है तो। 1986 का जो अमेंडमेंट है उसमें सेक्शन 3 ये भी प्रावधान डालता है कि कोई भी भारतीय व्यक्ति जो हु वेर बॉर्न, जो जिनका जन्म जो है हु वेर बॉर्न इन इंडिया, अगर उनका जन्म भारत में हुआ है आफ्टर 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने के बाद, बट जुलाई 1 1987 के पहले पहले तक, है ना, तो वो भारत के नागरिक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, अब ये 87 क्यों, क्योंकि भैया 86 में तो अमेंडमेंट किया जा रहा है ना, इसलिए बाय बर्थ जो नागरिकता प्राप्त हो रही है कि आप कहीं के भी हो लेकिन आपका जन्म अगर भारत में हो गया तो भारत के नागरिक हो, ये दावेदारी जो की जाती थी, तो इसके कारण थोड़े इश्यूज हुआ हुआ करते थे, सिक्योरिटी कंसर्न्स हुआ करती थी, क्योंकि इसमें फॉरेनर जो अगर आए और इन केस जो है यहाँ पे उनका किसी का बर्थ होता है तो वो भारत की नागरिकता हासिल करने की पूरे प्रावधान को पूरा करता है, तो इसलिए इसमें संशोधन किया गया और 87 1 जुलाई 87 से पहले तक की बात की गई। उसके बाद ऐसा नहीं है, बाकी भारत में कोई भी कहीं का बंदा आ जाए और उसके अगर जो है बेबी यहाँ पे होते हैं तो वो बेबी जो है भारत का नागरिक होगा, इस चीज को रोकने के लिए था। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ बताया गया है दोस्त जिनका जन्म जो है 1 जुलाई 1987 के बाद होता है, लेकिन दिसंबर 4 2003 से पहले तक अगर वो भारत के नागरिकता उनके पास है, या उनके माता पिता जो है कोई भारत के नागरिक है, कोई भी एक पेरेंट में से कोई भी एक नागरिक है भारत के, तो वो भारत के नागरिक होने का अधिकारी रखते हैं। मतलब 1987 के बाद अगर कोई यहाँ पे है, राइट, उनका जन्म हो चुका है भारत में, तो प्रीवियस कानून के तहत तो वो भारत के नागरिक होने के होने के सारे प्रावधान को पूरा करते थे, लेकिन चूंकि नियम बता दिया कि 87 के बाद से अगर कोई जो है वो लागू नहीं होगा, अगर जिनका जन्म जो है भारत की जमीन पे हुआ है लेकिन 87 के बाद से वो एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पे ये उनके लिए रिलीफ दी गई कि कोई नहीं, अगर उनका जन्म हुआ है भारत की जमीन पे लेकिन 2003 तक अगर उनके माता पिता में से कोई एक भी अगर उस समय तक भारतीय रहे थे तो भारत के नागरिक हैं। यानी यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे कि डायरेक्टली बिना किसी प्रोविजंस के सिर्फ जन्म लेने पे जो अधिकार प्राप्त थे उसमें थोड़े से डाइल्यूट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद 2003 का जो अमेंडमेंट है वो कहता है क्या कि देखिए, वैसे तो मैं आपको थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड बता देती हूँ। 1970s के टाइम पीरियड में हमारे यहाँ बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा घुसपैठिए आना शुरू हो चुके थे। तो हमारे लिए इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न भी थी और बहुत ज़्यादा जो है इंटरनल लेवल पे वॉइस भी रेज़ हो रही थी माइग्रेशन के और डेमोग्राफी में चेंजेस होने के। असम की जो डेमोग्राफी डिविडेंड थी ये काफ़ी चेंज हो रही थी, तो यहाँ पे असम के द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा वॉइस रेज़ किया जाता है। हमारे तत्काल उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के समय में जो है यहाँ पे एक अकॉर्ड भी साइन हुआ, जिसके तहत ये माइग्रेशन को, ये घुसपैठिए जो आ रहे थे बांग्लादेश से, इन्हें रोकने की बात की गई थी। हालांकि कोई प्रॉपर लॉ और कानून की उस समय बहुत ही ज़्यादा कोई ठोस प्रावधान नहीं किए गए थे, और इसी संदर्भ में 2003 में जो है बांग्लादेश से बढ़ रहे घुसपैठिए को रोकने के लिए यहाँ पे अमेंडमेंट जो है किया गया। अब इस अमेंडमेंट के तहत ये बात की गई कि अगर 4 दिसंबर 2004 के बाद, या अगर हम देखें जो है उस समय के बाद अगर कोई भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति जिनका जन्म भारत के अंदर होता है 4 दिसंबर 2004 के बाद, वो जो है भारत के नागरिकता लेने के अधिकारी तभी होंगे जब उनके दोनों माता पिता, है ना, जो है भारत के सिटीजन होंगे, या उनके वन कोई एक माता पिता में कोई एक जो है पूर्णतः जो है वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। या अगर माइग्रेट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, माइग्रेशन हो, उनका माइग्रेशन इलीगल नहीं होना चाहिए, यानी पेरेंट्स का भारतीय नागरिक होना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, मे बी पेरेंट्स जो है वो बाय बर्थ भारत के नागरिक नहीं हो, मे बी वो भी माइग्रेट करके आए हो, लेकिन उनके पास जो है लीगल माइग्रेशन होना चाहिए, उनका इलीगल माइग्रेट होंगे अगर वो, और उनका बर्थ जो है उनकी आगे फैमिली बढ़ी है भारत के अंदर, तो सभी के सभी पूरी की पूरी फैमिली इंटाइटल्ड होती है भारत के नहीं नागरिक होने के। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, बताया जाता है थोड़ा सा नैरोअर प्रिंसिपल यहाँ पे एड ऑन मिलेगा आपको, कि अगर मान लीजिए
कि भारत के आप नागरिक नहीं हो, आप माइग्रेट करके आए हो, लेकिन भारत में आपका कोई रिश्तेदार है जिनसे आपका ब्लड रिलेशन है, तो आप इंटाइटल्ड हो भारत की नागरिकता लेने के लिए। आप जो है क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, यानी आपका संबंधी ब्लड रिलेशन होना चाहिए। और ये भी बताया गया कि अगर कोई भारत का पर्सन भारत में अगर वो रिसाइड कर रहा है, जैसे पिछले हमने डिस्कस किया था कि अगर 5 साल से अधिक आप रह जाते हो भारत की भूमि पे, तो आप नागरिकता के लिए क्लेम कर सकते हो, आप आवाज उठा सकते हो, आप सिटीजनशिप सिटीजनशिप मांग सकते हो। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि कोई भी पर्सन अगर वो 7 साल से अधिक भी भारत की भूमि पे रह चुका है, 7 साल से अधिक भी भारत की भूमि पे रह चुका है, बट उसका माइग्रेशन जो है वो इलीगल है, तो वो नहीं क्लेम कर सकता है नागरिकता के लिए। चलिए, अब यहाँ पे 2019 में जो परिवर्तन हुए थे, उसके तहत क्या बात थी कि 6 कम्युनिटी, हमारी गवर्नमेंट ने 6 कम्युनिटी जो कि हमारे पड़ोसी देश से आने वाले हैं, 6 कम्युनिटी जो कि हमारे पड़ोसी देश से आने वाले हैं, और माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी, उस देश के माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी में से वो बिलॉन्ग करते हैं। हिंदू हो, सिख हो, बौद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसीज़ हो या क्रिश्चियन हो। अगर वो माइग्रेट करते हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या अफ़गानिस्तान से, तो वो भारत में नागरिकता क्लेम कर सकते हैं। समझ गए? अगर वो कंटिन्यूअसली लीव अगर वो रहते आ रहे हैं भारत की किसी भी टेरिटरी में, है ना? दिसंबर 14 2014 से, तो वो भारत के नागरिक होंगे, राइट? साथ ही साथ यहाँ पे जो है एक और हम देख सकते हैं कि प्रोसेस में डायलूटेशन किया गया है कि उन उसके लिए उन्हें जो है भारत की सीमा के अंदर काफ़ी लंबा समय 11 साल और 14 साल जैसी जो है प्रक्रिया को फुलफ़िल नहीं करना पड़ेगा। 6 साल के अंदर, महज़ 6 साल के अंदर उन्हें भारत की नागरिकता हासिल हो जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है पासपोर्ट एक्ट में और फ़ॉरेनर एक्ट में भी कुछ प्रावधान किए गए थे, उन्हें एग्ज़म्प्ट दिया गया था माइग्रेशन के लिए, राइट? जो कि माइनॉरिटी बेसिस पे था, यानी ऐसे कंट्री जो अपने आप को किसी पर्टिकुलर रिलिजन के साथ ऐड करते हैं और उन कंट्री में ये 6 जो ग्रुप हैं वो माइनॉरिटीज़ हैं, तो डेफ़िनेटली उनको ये प्रावधान हासिल है। हालाँकि यहाँ पे आप जो है असम में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसको शट डाउन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये प्रोविज़न्स को इम्प्लीमेंट कराने की बात की गई थी, और इसके तहत हम ये भी देखे थे कि आसाम के अंदर थोड़ी असंतोष की भावना भी यहाँ पे उभर के सामने आती है, क्योंकि आसाम में जो बांग्लादेशी हिंदू जो वहाँ से माइग्रेट करके आ गए थे, बांग्लादेश से माइग्रेट करके आ चुके थे आसाम में, और अब क्या है कि ये इनका माइग्रेशन इल्लीगल माइग्रेशन है। लेकिन चूँकि जब 2019 का ये नॉर्म्स आता है, तो इसके तहत इनका जो इल्लीगल माइग्रेशन था, ये इन्हें आज़ादी देता है कि ये भारत के नागरिक होने की क्लेम कर सकते हैं। ये 6 कोई भी हो सकते हैं, इनमें से 6 कोई भी हो सकते हैं, जो इल्लीगल तरीके से माइग्रेंट थे और भारत की भूमि में कई सालों से रह रहे थे। तो अब इन्हें जो है 2019 के नियमों के तहत नागरिकता के लिए जो है डिमांड करने का जो अधिकार है, इन्हें संविधान देता है। हालाँकि इसको लेके काफ़ी ज़्यादा हूआ एंड क्राइम मचा था, हमारे कई राजनेता और काफ़ी ज़्यादा हमारे इंडिया में प्रोटेस्ट देखने को मिला था, लेकिन गवर्नमेंट अपने स्टैंड को बहुत ही मुखर होकर के सामने रखती है और प्रस्तुत करती है, कहती है कि देखो हमने ये जो एक्ट लाया है, ये हमने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लाया है कि ये जो लोग हैं, ये 6 के 6 कम्युनिटीज़ ये माइनॉरिटीज़ हैं, उन नेशंस में जो अपने आप को पर्टिकुलर रिलीजन से ऐड ऑन करते हैं। तो दैट्स व्हाई ये इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए किसी को। तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही अपने स्टैंड को जो है सामने रखा और काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं यहाँ पे आगे क्या प्रावधान हमारे द्वारा हमारे संविधान के द्वारा बताए जाते हैं। तो हमारा संविधान ना केवल नागरिकता देने की बात करता है, बल्कि नागरिकता छोड़ने के नियमों को भी बहुत ही अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई तरीके से यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर हम चाहें तो हम अपने संविधान के द्वारा जो दी गई नागरिकता इसे रिनाउंस कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। विशेष तौर पे अगर हम एक जो है फुल नागरिक हैं, यानी हम अपने फुल एज में हैं, हमारे पास क्षमता है, कैपेसिटी है, तो हम जो है भारत की नागरिकता को त्याग कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो है रजिस्टर कराना पड़ेगा कि हाँ, हम अपनी जो है नागरिकता को त्याग कर रहे हैं। दूसरा प्रावधान ये भी है कि अगर मान लीजिए अगर भारत किसी वॉर में इंडल्ज्ड हो, अगर हमारी देश जो है वो इंडल्ज्ड हो किसी दूसरे देश के साथ युद्ध में, तो हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति अपने नागरिकता को जो त्यागना चाहता हो, वो अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा। उसके रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस होंगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में देखेंगी, जब तक कि वॉर चल रहा है तब तक।
अगर मान लीजिए कोई पर्सन जो मेल हो और वो अपना सिटीजनशिप त्यागना चाहता हो, तो वो त्याग सकता है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन उसके साथ उसके जितने माइनर बच्चे हैं, माइनर बच्चे हैं, उनकी भी नागरिकता साथ ही साथ खत्म हो जाएगी। अगर मान लीजिए कोई पर्सन जो कि इंडियन हो, राइट? और वो जो है 18 साल या उससे अधिक उम्र का हो चुका है और वो भारतीय नागरिकता को फिर से शुरू करना चाहता है, राइट? तो उसके भी प्रावधान यहाँ पे हैं इन केस अगर उनके पेरेंट ने त्याग दिया है भारत की नागरिकता। माइनर चाइल्ड तो जो होंगे वो उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, लेकिन जो 18 साल वाले हैं जिनकी फुल एज हो चुकी है, वो प्रावधान आगे बढ़ा सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं कि वो 18 वर्ष के हैं तो वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं, त्यागना नहीं चाहें तो। अगर मान लीजिए टर्मिनेशन की बात करते हैं, दूसरा प्रावधान होता है टर्मिनेशन। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपनी स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता को जैसे ही ग्रहण कर लेता है, वो भारत का नागरिक खुद ही नहीं होगा। यानी आप जब दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेते हो, एक्वायर कर लेते हो सिटीजनशिप को, तो आपकी नागरिकता वैसे ही खत्म हो जाएगी। अगर मान लीजिए कोई वॉर चल रहा है, ड्यूरिंग कोई वॉर जिसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है और आपने दूसरे देश की नागरिकता ले रखी है, भारत आपको नहीं रोकता है आपको माइग्रेट होने से या उस देश के प्रति अपने स्टैंड लेने से। अब तीसरे जो प्रावधान हमारे यहाँ मेंशन किए गए हैं वो है हमारे यहाँ जो है डेप्रिवेशन का प्रावधान, यानी जो है वंचन भारत की नागरिकता की यहाँ पे बात की जा रही है। माने भारत की जो नागरिकता है इसे खत्म करने की जो बात की जा रही है, ये थर्ड मेथड है हमारा, जिसमें हम ये देखेंगे कि कोई भी नागरिक जो कि भारत का है, नेचुरल नागरिक है या रजिस्ट्रेशन के थ्रू या डोमिसाइल के थ्रू या रेसिडेंशियल उसने प्राप्त किया है बाय लॉ, तो वो जो है अपनी नागरिकता को छोड़ सकता है अगर वो संतुष्ट है, राइट? तो ये एक भी प्रावधान है। दूसरा अगर हम देखें कि मान लीजिए कोई पर्सन चीटिंग किया है गवर्नमेंट के साथ, झूठ बोल करके अगर कोई भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता है और सरकार ये देखती है कि यहाँ पे चीटिंग हुई है, तो सरकार उनकी नागरिकता को खत्म कर सकती है। हाँ, इस पॉइंट में अगर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, नोटिस करने की बात ये है कि मान लीजिए कोई पर्सन जो है बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से भारत का नागरिक तो है, बन चुका है नागरिक, लेकिन सरकार उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो उनकी नागरिकता छीन सकती है। और अगर आप बाहर से माइग्रेटेड हो लेकिन आपके सारे प्रोसेस से सरकार संतुष्ट है, तो आप नागरिक हो। तो ये थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो है अगर हम बात करते हैं भारत का जो संविधान है, वो बिल्कुल जो है अगर मान लीजिए उसके प्रति आप डिसलॉयल हो, अगर आप संविधान में विश्वास नहीं रखते हो, तो आप भारत की नागरिकता छोड़ने के लिए एकदम से एलिजिबल हो। आपको सरकार बोल सकती है कि अगर आपको संविधान में विश्वास नहीं है, तो आप जो है नागरिकता त्याग कर सकते हैं। या फिर आप मान लीजिए किसी अनलॉफुल एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हैं ड्यूरिंग दी वॉर, आप भारतीय नागरिक हैं लेकिन आप देश के प्रति अपनी जो है सही तरह के व्यवहार नहीं दिखा पाते, अनलॉफुल लगता है आपका एक्टिविटीज, तो सरकार आपकी नागरिकता को आपसे छीन सकती है। अगर मान लीजिए आप जो है विद इन अ 5 ईयर आप भारत के अंदर रह रहे हैं लेकिन आप विद इन अ 5 ईयर अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं, तो आपकी नागरिकता जो है वो छीनी जा सकती है, इनफैक्ट आपको जेल भी हो सकता है। तो इसी तरह के कई सारे प्रावधान हमारे यहाँ मेंशन किए गए हैं जिसके तहत सरकार आपसे आपकी नागरिकता छीन सकती है या आप नागरिकता अपनी त्याग सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि आखिर वाई व्हाट्स द रीजन बिहाइंड कि हमारे यहाँ पे 6 लाख लोगों ने जो है अपनी जो नागरिकता है इसे त्याग दिया। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये काम महज एक दिनों में नहीं हुआ, ये 2017 से कंटिन्यू होता रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजंस है हमारे यहाँ जो इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत दूसरे दूसरे कंट्री में, फॉरेन कंट्री में जॉब के लिए जाते हैं। तो जब जॉब के लिए जाते हैं तो वो दूसरे देश की जो अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलती है उसे वो एक्सेस कर लेते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे जो इस तरह के माइग्रेशन होते हैं इसके कारण इन्होंने अपनी नागरिकता छोड़ी है। कोई ऐसा जो है कंट्री के प्रति अविश्वास जताते हुए इन्होंने नागरिकता नहीं छोड़ी है। इनकी नागरिकता छूट गई या जो है छोड़ दी गई, यानी इन द सेंस कि अगर वो काफ़ी समय से दूसरे देश में हैं और नागरिकता उन्होंने ग्रहण कर ली तो उनकी नागरिकता ऐसे ही समाप्त हो गई। तो इस तरह के प्रोसेस के कारण 6 लाख लोगों ने 6 लाख लोग जो हैं भारतीय अब नहीं रहे हैं, जो कि भारत के थे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन जो हैं वो बाहर रहते हैं।
और वो प्रिविलेज प्राप्त करते हैं, दूसरे देश के पासपोर्ट यूज़ करते हैं अदर कंट्रीज़ का। तो ये एक मेजर कारण है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो रैंक है वो 69th है ना? किसमें 69th है? तो पासपोर्ट पावर रैंकिंग में। तो पासपोर्ट पावर रैंकिंग जो इंडेक्स जारी होती है उसमें भारत का रैंक जो है वो 69 है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पासपोर्ट इंडेक्स। और अगर हम बात करें सबसे टॉप में कौन सी कंट्री है, तो टॉप में जो कंट्री है उनके बारे में अगर हम देखें तो सबसे टॉप में रहती है यूएई, जो कि नंबर 1 है। इनकी जो पासपोर्ट रैंकिंग है नंबर 1 है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है न्यूजीलैंड का। लेकिन अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया 3rd रैंक पे आती है। और जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि यूएसए 5th रैंक पे, सिंगापुर 6th एंड कनाडा 7th। तो इस तरह से सभी कंट्री की रैंकिंग है पासपोर्ट रैंकिंग, पासपोर्ट पावर रैंकिंग के हिसाब से। तो हमारी 69th रैंकिंग है, यानी दैट मीन्स हम लोग बहुत ही इस रैंक में काफ़ी पीछे हैं। अगर हम देखें किसी भी देश के नागरिकों के द्वारा जो पासपोर्ट एक्सेस किया जाता है और उसकी रैंकिंग अगर हाई है तो इसके क्या रिपिकल्सन्स हैं। तो अगर हम देखते हैं हायर पासपोर्ट रैंकिंग होने के कारण या होने के फ़ायदे ये होते हैं, या वर्ल्ड लेवल पे ये मैसेज जाता है कि वो जो कंट्री है जिसकी पासपोर्ट्स की रैंकिंग काफ़ी हाई है, वहाँ पे बेटर एक्सेस है हर तरह की चीज़ों का। वहाँ पे जो है ट्रैवल वीज़ा फ्री दूसरे कंट्री को मिलता है, यानी आपने उस कंट्री की वीज़ा ले रखी है तो आप दूसरे कंट्री में आपको जो है आराम से एक ही वीज़ा के आधार पे आप दूसरे कंट्री में जा आ सकते हो। आपको बहुत तरह के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे जो एग्जम्पशंस एग्जम्प्ट किए जाते हैं ब्यूरोक्रेटिक डिले के कारण, ये नहीं देखने को मिलता है अगर आप ऐसे हायर रैंकिंग इंडेक्स वाले कंट्री का पासपोर्ट लेकर के रहते हो। और ज़्यादातर ये फ़ायदा हो जाता है ट्रेडर्स को, जो बिज़नेस क्लास के लोग होते हैं उनको ज़्यादा, बिज़नेसमैन जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा ऐसी हायर रैंकिंग पासपोर्ट अगर वो एक्सेस करते हैं तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सिचुएशन होता है ये। सेकेंडली हम यहाँ पे देखते हैं कि अदर्स जो कंट्री जैसे कि यूएसए वगैरह हो गई, ठीक है? तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक डिले नहीं देखने को मिलता, बट हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा हू एंड क्राई हो जाता है। अगर हम पासपोर्ट की बात करते हैं या कोई दूसरा व्यक्ति हमारे यहाँ पासपोर्ट लेना चाहे तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो ये थोड़ी-सी दिक्कत परेशानी आती है, दैट्स व्हाई हमारी रैंकिंग नीचे है। और भी पैरामीटर्स होते हैं जिसके आधार पे किसी भी कंट्री के रैंक को जो है जारी किया जाता है वर्ल्ड पासपोर्ट इंडेक्स बॉडी के द्वारा। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं जैसे कि 2020, जो मैंने आपको पहले बताया कि 2020 सिर्फ एक ऐसा ईयर रहा है जिसमें भारत से लोग कम माइग्रेट हुए हैं, या हम कह सकते हैं कि कम लोगों ने अपनी नागरिकता त्यागी है। उसके पीछे रीजंस था कोविड-19, जिसमें लॉकडाउन हो चुका था और सारे के सारे सारे के सारे लोग जो दूसरे कंट्री में जॉब करते उन्हें अपने घर वापस आना पड़ा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा आज का जो डिस्कशन था कि 6 लाख लोगों ने क्यों अपनी नागरिकता त्यागी, इसको हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया। और इसी तरह के इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए जुड़िए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।